हेलो 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 गुड मॉर्निंग। नहीं, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो रही है। गुड, हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग हो रही है। सोच के आना चाहिए था। एक तो मैं स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ कुछ भी, क्या स्टार्ट करूँगा मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिसिटी का मोरलेस पढ़ा था, और इस वाली वीडियो में पढ़ा क्या, मतलब वही रिवाइज किया था, थोड़ा बहुत पढ़ने का ट्राई किया था। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता हमने इससे ज़्यादा पिछले वाली वीडियो में कुछ भी कवर किया होगा। आई डोंट थिंक सो। तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मे बी उसमें ये सब कवर्ड हो जाए, मे बी, अगर किस्मत अच्छी रही तो, वरना नहीं होगा ऑब्वियसली। और भी वीडियो है, क्योंकि ये सरफेस एनर्जी वाला मुझे नहीं लगता कि ये इस वाले फ्लूइड मैकेनिक्स वाले कार्ड में है। तो एज़ यूजुअल हम पहले रिवाइज करेंगे जो पिछला हमने पढ़ा था, उसको, उस चीज़ को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेलकम बाय द वे, अगर कोई नया है तो, और कोई पुराना व्यूअर है तो हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सॉलिड वाला इलास्टिसिटी वाला पार्ट रिवाइज नहीं करना है, मन नहीं है, तो स्किप कर दो। लगभग आधे घंटे का स्किप कर दो, आधा घंटा लग जाएगा रिवाइज करते करते। और अगेन मैं पहले बता दूं कि अगर कोई सीखने आया यहाँ पे तो ये वीडियो उसके लिए अच्छी नहीं है। पिछली वाली वीडियो जाके देखे, प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी वाली वीडियो जाके देखे, सीधे सीधा वो। दिस वीडियो इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर समवन हु इज़ हेयर टू लर्न। रिवाइज करना है तो ठीक है, वीडियो देखो बैठ के। ब्रेकिंग स्ट्रेस मिडिल का है 2.4/पाई, इतना सा, ठीक है, जो भी नंबर है ये। और मिनिमम रेडियस बताओ, ठीक है। तो देखो, 3 किलो, ये पुली है, पुली, ठीक है, पुली, पुली है। 3 किलो का वेट इधर है, 2 किलो का वेट इधर है, जाहिर सी बात है इस मोशन में जा रहा होगा, ये ऊपर खींच रहा होगा, ये नीचे खींच रहा होगा। यार ये बताओ मेरे को, जब ये चीज़ ऊपर जा रही होगी, मतलब बेसिकली इस रस्सी पे फोर्स देखा जाए इस पॉइंट पे, तो ये इसे इधर खींच रहा है ना, ये रस्सी इसे इधर खींच रही है, तो टेंशन अपनी इस साइड होगी। क्योंकि रस्सी की भी तो टेंडेंसी ये है ना कि वो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जो बाहर लगती हुई फोर्स को काउंटर करे। सब चीज़ में इलास्टिसिटी होती है। रस्सी की भी टेंडेंसी होगी कि वो करे भाई, पीछे पीछे की ओर खींचे, उसे कहते हैं टेंशन, आम भाषा में कहते हैं टेंशन, ठीक है, आम भाषा में उसे कहते हैं टेंशन। और सवाल की बात यह है कि स्ट्रेस, अगर मैं स्ट्रेस देखूं, ब्रेकिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालने का वो होता है, फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस का। स्ट्रेस इज इक्वल टू, स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ शायद फोर्स अपॉन एरिया ही था, फोर्स अपॉन एरिया था, सही बात है। आपको क्या क्या पता है इस फार्मूला में, क्या क्या पता है? स्ट्रेस, बाय द वे, कौन सा स्ट्रेस है ये? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको स्ट्रेस पता है, आपको फोर्स पता है, आपको एरिया निकालना है। फोर्स कैसे पता भाई? टेंशन, टेंशन तो नहीं पता। बात तो सही है, टेंशन निकाल सकते हो। टेंशन निकालने के लिए सामग्री पड़ी है। समाधि नहीं पड़ी है, मतलब पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं पड़ी है। क्या पता यहाँ भी पड़ी हो, मुझे पता नहीं हो। आपके पास फोर्स है, आप फोर्स निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये आपको निकालना ही है, आंसर चाहिए ही चाहिए। ए हो गया आपका, ए हो गया आपका फोर्स अपॉन स्ट्रेस। ओके जी। इनफैक्ट एरिया नहीं निकालना, हमें निकालना है रेडियस। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस को अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 2.4/पाई, 2.4 अपॉन, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, क्रीम पाई हो गया तो एक्साइटमेंट में। 2.4/पाई इंटू 10⁻⁻9 इंटू -9, 2.4/पाई इंटू 10⁻⁹। टेंशन, टेंशन ऐसे केस में जब, मतलब पुली में दो वेट हो, एक भारी हो एक हल्का हो, और पुली यहाँ पे लटकी रखी हो, तो ऐसे केस में टेंशन हो जाती है इज इक्वल टू 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 G। आपको अगर पूरे क्वेश्चन में, अगर आपने इलास्टिसिटी पढ़ी है तो पूरे क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली यहाँ दिक्कत आई होगी। क्यों? क्योंकि आपने काइनेमेटिक्स डिवाइस नहीं किया होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हो गया 2 M1 M2 कितना हो गया, 3 2 6, M1 प्लस M2 हो गया 5 इंटू 10, ठीक है। अब आओ काटा पीटी हो जाए, पाई से पाई कट गया, 2.4 आर स्क्वायर हो जाएगा, 5 से 2 कट गया, 6 2 12 हो गया, 6 2 12 हो गया, 12.2
12 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸ हो जाएगा, 10⁻⁸ हो जाएगा, और r हो जाएगा 10⁻⁴ और इज इक्वल्स टू मीटर ना, और मिलीमीटर में होगा मोस्ट ऑफली आंसर। अच्छा नहीं, ठीक है, सी है आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है कि देखो इससे ज़्यादा अगर, इससे कम अगर रेडियस हुआ तो टूट जाएगा, पक्का टूट जाएगा वो। तो इतना रेडियस होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा रेडियस। इतनी पतला धागा या वायर जो भी है, वायर है, धागा नहीं है, इतनी पतली वायर हो तो काम चलेगा, वरना नहीं। 3 काइंड ऑफ स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन होता है देखो भाई मेरे पे स्ट्रेन पड़ रहा है आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, कहते हैं ना। ऐसे स्ट्रेन होता क्या है, फिजिक्स के लैंग्वेज में होता है कि आपकी अगर डायमेंशन में चेंज हो अपॉन आपकी ओरिजिनल डायमेंशन, इसे कहते हैं स्ट्रेन। भाई मैंने तो लेंथ का सुना था, डायमेंशन तो पहले, हाँ लेंथ भी डायमेंशन होती है ना, वॉल्यूम भी डायमेंशन होती है ना। और एक और होता है टेंजेंशियल। ये दोनों क्लियर कट होते हैं, समझ में आता है। एक इसमें दिक्कत आती है ओरिएंटेशन में चेंज होना। आपने ये लिया और ये बिल्डिंग हल्की सी हिल गई, ऐसे हो गई अब ये, ठीक है। तो उस समय कहते हैं इसको x/l tan थीटा इज इक्वल टू x/l। स्ट्रेस इसे वो कहते हैं यहाँ पे, स्ट्रेन सॉरी, ठीक है। तो एक हो गया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक, और एक हो गया ये टेंजेंशियल, या शेयरिंग भी बोलते हैं। हाँ बाय द वे, शेयरिंग क्यों बोलते हैं, अगर आपको याद हो, शेयरिंग ऑफ शीप होती है, जिसमें शीप के जो बाल होते हैं वो निकाले जाते हैं, उस समय भी मोशन ऐसा ही होता है। ट्रिमर लो और ट्रिमर ऐसे ऐसे कर दो, शेयरिंग मोशन। Find the elongation of a steel bar 1 meter long and having cross sectional area of 1.5 centimeter square is subjected to a load of 0.5 into elongation निकालनी है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस दे रखा है। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एक देखो, सब छोड़ो, लॉजिक लगाते हैं थोड़ा। इंटुइशन डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी ने अल्ट्रा लर्निंग पढ़ी है स्कॉटिंग की, नहीं भी पढ़ी तो मैं बता दूँ, उसमें लास्ट स्टेप होता है इंटुइशन। एक पॉइंट ऐसा आ जाए ना, उसके बाद जब आप इंटुइटिवली सॉल्व कर लो, लॉजिक के बाद आता है इंटुइशन। आपको इंट्यूटिव आ जाना चाहिए, मन से इच्छा आ जानी चाहिए कि हाँ ये करना चाहिए मुझे। अच्छा देखो, तो क्या सीन है मैं बताता हूँ। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ अ स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड। देखो एलोंगेशन बतानी है आपको। देखो स्टील बार लिया आपने, 1 मीटर लॉन्ग लिया, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा, उस पर लोड डाल दिया आपने। लोड कहाँ डलता है, बिल्कुल एंड में, ठीक है। ये यहाँ लग रखा था, तो ये कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, इसका साइज़ हल्का सा खिंच जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ किस चीज़ पर डिपेंड करती है यार, मुझे क्या पता वो कितना खींचेगा, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, मुझे क्या पता। वैसे तो इंट्यूशन से आपको बता देना चाहिए, वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वो कितना खींचेगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहा मैं। इलास्टिसिटी तो होता है कि खींच के कितना वापस जा सकता है, वो होता है इलास्टिसिटी। कितना खींच जाए इलास्टिसिटी नहीं होता है, कितना खींच के वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर ले, वो इलास्टिसिटी होता है। ये याद रखना। उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो कितना खींचेगा, वो खींचेगा अपना, मुझे क्या पता भाई कितना खींच जाएगा। डेल्टा एक्स वो बताएगा नेचर का मटेरियल का नेचर, सॉरी नेचर का मटेरियल का नेचर बताएगा, और मटेरियल के नेचर को डिनोट करता है ना यंग मॉडुलस। तो ये याद रखना कि ऐसे केस में यंग मॉडुलस यूज़ करोगे। अब यहाँ से ऐसी कोई चीज़ जो याद करनी पड़ जाएगी, मतलब लॉजिक होगा इसके पीछे भी, मतलब मेरे को याद नहीं है ऑब्वियसली, है आई गेस याद तो है, लेकिन फिर उसके लिए आपको ग्राफ बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये चीज़ याद कर लो कि यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया बाय स्ट्रेन। अब भाई इसमें कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, 3 स्ट्रेन थे ना, याद करो, चलो बताओ, इतना बता दो मेरे को। जी हाँ, सही पकड़ा आपने, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा इस पर। तो डेल्टा एल कितना आया, डेल्टा एल कितना आया यहाँ पे, डेल्टा एल आया फोर्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.5 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया आया आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर स्क्वायर है,
सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में 10⁻⁻⁴ लग जाता है, याद रखना 10⁻⁻⁴, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये आपका यहाँ गया था तो यंग्स मॉडुलस आपका यहाँ जाएगा ऑब्वियसली, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 एंड ये 1 मीटर लॉन्ग है तो इसको क्या ही लिखोगे, तो चलो लिख लो, 1.5 से 1.5 कट गया, ये ऊपर गया 10⁸ हो गया ये, है ना, और 10⁻⁻11 ऊपर गया तो 10⁸ से 10⁻⁻3 हो गया, और फिर ये हो जाएगा 10⁻⁻3/2, एक और 10 लगा दो 10⁻⁻4 हो गया, 5 × 10⁻⁻4। अच्छा यहाँ पे मिलीमीटर में आएगा आंसर, है ना। हाँ अब ये मीटर में है, 1 मिलीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना mm होता है, ये चलो 1 मीटर कितने मिलीमीटर होता है, 10⁻³ होता है मिलीमीटर, है ना। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा, 10⁻⁻3। अरे कर लेना यार, 5 mm आंसर है, 0.5 mm आंसर है यार। सही बात है, इसको 0.5 कर दो तो ये मतलब ये स्टेप फालतू का स्टेप था, करने की ज़रूरत नहीं थी, वो आउट ऑफ हैबिट मैंने कर दिया, वो इजी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस और शेयर मतलब मॉडुलस कभी भी यूज़ करते हैं इस सेंस में, तो वही होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना लग रहा है भाई, फोर्स अपॉन एरिया, इसका पूरा का एरिया लो भाई, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितना लग रहा है भाई, स्ट्रेन लग रहा है अपना x/L, ये हो गया आपका शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। x/L को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, F/a tan थीटा, क्यों भाई, कैसे लिख सकते हैं, ये एंगल देखो, ये एंगल अगर देखा जाए तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बात तो सही है। आपको पता है tan थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसको डायरेक्टली थीटा भी लिख सकते हो, F/a थीटा, आंसर आ गया। द बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B, बल्क मॉडुलस पता है ना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मॉडुलस वही है, बस अलग अलग जगह स्ट्रेन बदल जाता है। F/a ΔV/V इज इक्वल टू B। F/a को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, पहले क्यों नहीं ले रहे थे भाई हम प्रेशर, पहले इसलिए ले रहे थे क्योंकि जब आप वॉल्यूम की बात करो ना, जैसे ये है वॉल्यूम की बात करोगे तो इस पे आप प्रेशर लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि इस पर क्या एरिया निकालोगे, CA से क्लोज सरफेस एरिया निकालना पड़ जाएगा आपको, फालतू का काम है ज़्यादा, और ऊपर से क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ना बबल के साथ काम करते हैं, तो जब बबल होता है ना, बबल के साथ प्रेशर ईजी होता है क्योंकि फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके चलते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग प्रेशर यूज़ करते हैं। B इज इक्वल टू PV/ΔV, ΔV। अब आपको ये बताना है कि मतलब अगर मैं डिक्रीज कर दूं वॉल्यूम में तो रेडियस में कितना डिक्रीज होगा, है ना। तो ΔV/V को एक साइड रखो, क्योंकि मुझे V वॉल्यूम का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे आंसर में कहीं भी है वॉल्यूम का कुछ भी है नहीं ना, बस बात खत्म। तो ये हो जाएगा P/B। अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, 4/3 πr³, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r³ के, तो चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा ΔV इज इक्वल टू 3 ΔR। ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का वो है, अगर आपको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है तो जी हाँ होता है ऐसा, छोटी क्वांटिटीज़ के लिए, छोटे चेंज के लिए। चेंज बहुत ज़्यादा होगा तो नहीं, एक्सपोनेंशियल चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा हुआ तो गड़बड़ कर जाएगा, वरना थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ तो चल सकता है। यू कैन यूज़ दिस लॉजिक। तो ΔR/R हो जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा आपका P/3B, डी आंसर। आगे बढ़ो। अगेन अगर मैं बता दूं कि अगर आपको अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बस की नहीं है, ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें पढ़ाई है, मतलब इसमें हम लोग प्रोग्रेशन ही हमारा ऐसा है, समझ रहे हो ना। स्टड्स पहन के रेत में नहीं भाग सकते ना, आई गेस भाग सकते थे, रेत में तो वैसे भी नहीं भाग सकते।
अरे खैर जो भी है, मेरे कहने का यही, स्टेट्स पहन के केक पे नहीं भाग सकते ना आप भाई। प्लीज़ स्टॉप इट विद योर एनालॉजी बॉय। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है। देखो माय पॉइंट बीइंग कि आपको कोई और वीडियो देखनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखो अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो, या तो पिछली मेरी वाली वीडियो देख लो या तो किसी और की वीडियो देख लो। यू आर वेलकम। टेल देम वाया अ ग्राफ, टेल देम वाया अ ग्राफ। ऐसा कुछ ग्राफ था, क्या बोलते हैं इसको, मैं यही भूल गया। ग्राफ की बात आती है भाई, देखो डक्टाइल मटेरियल, स्ट्रेस वैसे स्ट्रेन का ग्राफ, हाँ हाँ बाय द वे एक ग्राफ होता है स्ट्रेस वैसे स्ट्रेन का। इसी बहाने मैं आपको हुक्स लॉ बताता हूँ। अगर आपको हुक्स लॉ का नाम सुना भी है ना, नाम सुना भी है, हल्का सा भी सुना है, बस मुझे ये बता दो कि क्या होता है। नहीं भी आता तब भी अटेम्प्ट करो। चैप्टर ही बता दो किस चैप्टर का है, मतलब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली उसी का है। नहीं वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड चैप्टर नहीं है कायदे से देखा जाए तो, यूनिट है पूरा का पूरा, यूनिट नंबर 7 है पूरा। पता कर क्या हो चैप्टर क्या है, क्योंकि चैप्टर तो खैर मुझे भी नहीं पता, बट मुझे हुक्स लॉ पता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि कुछ कुछ मटेरियल्स के लिए, नॉट फॉर ऑल मटेरियल, कुछ कुछ मटेरियल के लिए एक हद तक, एक लिमिट तक उसका स्ट्रेस उसके स्ट्रेन के बराबर होता है। सॉरी, स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों वो होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, प्रोपोर्शनल होते हैं ये लोग डायरेक्टली कुछ कुछ मटेरियल के लिए। मतलब जितना आप उसको स्ट्रेस डालोगे उतना ज़्यादा वो खींचेगा। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं है, नहीं मतलब ऑब्वियस सी बात, क्योंकि ऑब्वियसली इंटुइशन ले सकते हो, हाँ इसको इंटुइटिवली आप कंसिडर कर सकते हो, बट जस्ट कंसिडर द फैक्ट कि एक हद तक ये चीज़ सही होगी, उसके बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बाद ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा, या तो ऐसा होगा कि थोड़ा सा आप स्ट्रेस डाल लो और वो बहुत ज़्यादा खिंच जाए, या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल लो और वो बिल्कुल ना खींचे। तो ये भी इक्वल पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट्स नॉट लाइक दैट। अपॉलॉजीज़, पीछे जो बैकग्राउंड में रिंगटोन है, खैर क्यों अपॉलॉजीज़, क्यों, सुन तो सकते हो, ऐसी बात थोड़ी है, नॉट दैट बैड। क्या था ये, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन, हाँ ठीक है। और बाय द वे इसी के स्लोप को कहते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसके स्लोप को, गो फिगर इट आउट, इसके स्लोप को क्या बोलते हैं। डक्टाइल मटेरियल ये होता है जो कहते हैं कि जिनकी इलास्टिक लिमिट जो होती है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस झेल सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम स्ट्रेस उनका देखो कहाँ तक है। इसके बाद वो ऐसा होगा कि फ्रैक्चर पॉइंट उनका, फ्रैक्चर पॉइंट देखो कितना ज़्यादा आ गया है, तभी तो आप उसको तोड़ के मरोड़ के कुछ भी कर सकते हो उनके साथ, तार बना लो, शीट बना लो, प्लेटिंग बना लो, उसको बिल्कुल पतला कर दो। वैसे मोस्टली तो तार बनाने के लिए होता है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं वो, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल क्या कहता है, ब्रिटल मटेरियल टूट जाए, जैसे बिस्किट वगैरह हो गया। अब इसका फ्रैक्चर पॉइंट देखो कितना पीछे है, कितना पीछे है। इसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है डक्टाइल मटेरियल की, बट इनका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत आ गया और इनका ब्रेकिंग पॉइंट पीछे है। ब्रिटल मटेरियल का ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा पीछे है। इलास्टोमियर्स का प्रॉपर्टी यही होती है, कुछ खास है नहीं, बस ये ग्राफ याद करना है। नेचुरल रबर नेक्स्ट राउंड में क्लियर करेंगे हम। Copper of fixed volume V is drawn into wire of length L when this wire is subjected to a constant force F. The extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? Okay, ठीक है। आओ, कॉपर की तार दे रखी है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, और उसको ना उसकी लेंथ है L। कॉपर की तार बनाते हैं, ये रही कॉपर की तार, मस्त सी कॉपर की तार, ओके। अब वो कहना चाह रहा है कि अच्छा इसका वॉल्यूम फिक्स है, अभी वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा भाई, सही बात है। नहीं मतलब ऐसा सोच रहे हो कुछ मेल्ट करके उसमें ऐड कर दिया इंगॉट से, या मेल्ट करके उससे निकाल लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले बता दूं मैं, पहली लाइन में तो खैर खुद समझ ही गए। फिर जो वायर सब्जेक्ट हो कांस्टेंट फोर्स, उसमें फोर्स लगी कांस्टेंट F, डाउनफॉल करा रही है उसका, ठीक है। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डेल्टा L, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया वो थोड़ा सा, ठीक है।
वो हल्का सा एक्सटेंड करता है। अब इस एक्सटेंशन को क्या बोलूँ मैं, इस एक्सटेंशन को बोलूँगा मैं नोएडा एक्सटेंशन डेल्टा एल। डेल्टा एल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। इसमें से कौन सा फॉलोइंग ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन है? अच्छा ठीक है, ग्राफ बताओ भाई। पहले तो एक बात बताओ मेरे को, जब आप इसको खींचोगे, किस चीज़ को, इस तार को खींचोगे, क्या ये पतला नहीं हो जाएगा? इमेजिन करो। बात तो सही है, पतला तो हो जाएगा हल्का सा, तो इसे हल्का सा पतला भी करते हैं। ये जो है हल्का सा पतला हो जाएगा। जब आप इसे खींचोगे तो ये हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा पतला हो जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया जस्ट टू शो कि हाँ वो पतला हो गया है, वरना वो हल्का सा पतला हो जाएगा भाई। मोटी चीज़ को खींचोगे तो पतली हो जाती है ना, लंबा करते हो तो। क्या है, मत क्या करो प्लीज़, ठीक है? मुझे ऑडियंस बेस नहीं चाहिए ऐसा। ठीक है भाई, जैसा तू है वैसी तेरी ऑडियंस। योर ऑडियंस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर डीड्स। ठीक है, पता है आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लगता है भाई, इंकरेजमेंट मिलती है। कुछ हेट कमेंट्स भी मिल रहे हैं। हेट कमेंट नहीं आया अभी तक मेरे पास, एक भी हेट कमेंट आया थोड़ा, पता अभी तो मैं मांग रहा हूँ, मुझे पता है मैं रोने लग जाऊँगा जैसे ही एक भी हेट कमेंट आएगा तो, बट फाइन ठीक है, ओके, हैंडल कर लूँगा मैं। क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी इस मटेरियल के बारे में? वो है इसका नेचर। क्या मतलब है इसका? तुम इसे खींचने से पहले भी ये कॉपर ही था, खींचने के बाद भी ये कॉपर रहेगा। ओके ठीक है, तो कॉपर कॉपर ही रहेगा। उससे क्या होगा? उसका नेचर चेंज होगा। उससे क्या होगा? यानी कि उसका यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा। ठीक है, यंग्स मॉडुलस अगर मैं देखूँ तो वैसे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? डेल्टा एल है और डेल्टा एल वर्सेज एल, सॉरी यहाँ तक तो बात चलो लॉजिक ठीक है, फॉलो कर रहे होंगे यहाँ तक। ऑलमोस्ट सब लोगों का यही लॉजिक होगा कि यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होने वाला, उसी के थ्रू करेंगे एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल बाई डेल। अब लोग सोचेंगे डेल्टा एल इधर ले जाओ तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के। ये गलत है, बताओ क्यों है? ट्राई करो पता करने की क्यों गलत है। गलती निकालना मज़ा आता है, गलती निकालना आसान भी होता है सामने वाले को बुली करने से। जब तुम्हें आंसर बताना हो ना, तो तुम्हें खड़े होकर हाथ खड़ा करके तुम्हें क्लास के सामने जाके या किस क्लास के सामने बोलना पड़ता है, तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब तुम्हें गलती निकालनी हो तब वो सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मैंने गलती करी है, तुम्हें मिलती है शाबाशी। गलती निकालना आसान होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आके अपनी बेइज्जती करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये गलती है, आप खुद दिमाग लगाओ। जब आप दो चीज़ों के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी निकाल रहे होते हो, ठीक है, जैसे x प्रोपोर्शनल है y के, और फिर इक्वेशन निकालोगे तो x इक्वल टू के वाई होगा ना। मान लो x प्रोपोर्शनल है y के, और फिर x जब इक्वल्स टू का साइन डालोगे तो x इक्वल्स टू के वाई होगा, जो कि ये यहाँ जो मतलब यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए। बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है, मानता हूँ मैं आपकी बात। जब डेल्टा एल करोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा एफ एल ए यंग्स मॉडुलस। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ, क्वेश्चन में दे रखा है, देख लो, कांस्टेंट फोर्स। क्या लेंथ कांस्टेंट है? नहीं, लेंथ तो चेंज हो रही है, तो लेंथ लेना भी नहीं है, उसी को तो इक्वेशन में इंक्लूड करना है, तो हटा दो इसे। क्या एरिया कांस्टेंट है? हाँ एरिया कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एरिया कांस्टेंट नहीं है तो एरिया को हटा दो भाई। अच्छा ठीक है, कैसे हटाओगे एरिया को? एरिया हट जाएगा अगर मैं ऊपर भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ। कैसे भाई? तो ये हो जाएगा एफ एल स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। चलो एक सेकंड के लिए मैंने आपकी बात भी मान ली भाई, तू तो कर रखा है इसलिए तुझे याद था कि एल मल्टीप्लाई करना। कांस्टेंट क्या दे रखा था? मुझे एक और कांस्टेंट, मेरे को एक और कांस्टेंट चाहिए था, या मतलब मुझे एरिया निकालना था वहाँ से, तो मुझे एक और कांस्टेंट कहीं ना कहीं से अंदर लाना है। कांस्टेंट मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एरिया, और सॉरी वॉल्यूम होता क्या है? एरिया इंटू लेंथ। तो मैंने ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई किया, नीचे एल से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम मिल गया। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर के, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो, इजी पीजी।
देखो भाई, नॉर्मल प्रेशर पे डेंसिटी है रो, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी हो जाएगी रो डैश। मुझे बता दो फार्मूला, सिंपल फार्मूला है, ऐसा कुछ खास है नहीं। आपकी जो डेंसिटी चेंज होती है वो हो जाती है रो प्लस रो 1 प्लस पी बाई बी, हाँ 1 प्लस पी बाई बी। तो रो डैश अपॉन रो हो गया 1 प्लस पी बाई बी डी। तो मैं रो और पी में कंफ्यूज हो गया था। द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज इतना, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर बाय इतना इज, ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 0.1%। ओके ठीक है। अभी हमने जस्ट अभी क्वेश्चन किया वो कि अभी यही फार्मूला लो, चलो यही फार्मूला लो, इसी फार्मूला का यूज़ करके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि बल्क मॉडुलस दे रखा है जी, ठीक है, हटाओ इसे। प्रेशर बता दो कितना चाहिए, प्रेशर चाहिए, ठीक है। चेंज इन ये क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी। तो पहली बात तो चेंज इन डेंसिटी कितना होता है, फ्रैक्शनल चेंज नहीं पूछा ना, इंक्रीज द डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज ही तो होता है वो ना, वो नहीं होता, कुछ और होता है। क्या होता है वो, प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी बाय 0.1%। अच्छा ठीक है। तो जैसे मेरी ओरिजिनल है मेरी ओरिजिनल डेंसिटी रो है और मुझे जाना है 0.1 रो पे, 0.1 नहीं भाई ये तो हो जाएगा 10⁻³ रो पे, मतलब मुझे किसी और डेंसिटी पे जाना है तो मुझे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा खासा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा भाई। नहीं एक सेकेंड, नहीं अच्छा खासा नहीं, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। रुको पहले मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मुझे आंसर आता है लेकिन मैं उसका लॉजिक थोड़ा लॉस्ट हो गया मेरे ऊपर। बाय है ना, चेंज बाय, तो चेंज बाय क्या होता है, अच्छा हाँ ठीक है, डेल्टा पी बाय वो होता है ना, चेंज बाय, तो हाँ सही बात है। डेल्टा रो बाय कैसे बनाते हैं, अरे ये नहीं, ये तो हो गया था, अरे रुक जाओ, डेंसिटी के लिए मैं ये साइन यूज़ कर रहा हूँ सिग्मा, या ये रो होता है, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, छोड़ो यार हटाओ। डेल्टा रो बाय रो बराबर होता है डेल्टा रो बाय रो होता है रो डैश माइनस रो अपॉन रो, ठीक है। तो रो डैश बाय रो इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू कितना है ये बाय द वे, देखो पूरे परसेंटेज जो होता है डेल्टा पी बाय पी, डेल्टा रो बाय रो मल्टीप्लाई बाय 100, मुझे ये भी नहीं पता कि इसे रो बोलते हैं नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100.1% था, तो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा रो बाय रो कितना होगा, डिवाइड कर दो इससे, तो 10⁻³ हो जाएगा ये, 10⁻³ डेल्टा रो बाय रो अभी किया था हमने, क्या था 1 प्लस बी बाय पी था ना, हाँ ठीक है, 1 प्लस पी बाय बी था, प्रेशर बाय बी, -1 इज इक्वल टू 10⁻³ आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो एक हल्का सा स्विफ्ट सा रिकॉल ले लो। ये चीज़ हमने रिप्लेस कर दी इस चीज़ से, बस इतना सा देख लो, पहले देख लो अगर नहीं देख रहा तो, ठीक है। 1 हट गया, पी बाय बी बचा, निकालना क्या था हमें, पी ही निकालना था, तो बल्क मॉडुलस में 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बी, आंसर आ गया। इजी पीजी, आगे बढ़ो। हुक्स लॉ बता दिया था मैंने, ज़्यादातर कुछ मटेरियल्स के लिए उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्राफ बता ही दिया था हुक्स लॉ के अकॉर्डेंस में। चलो क्वेश्चन बताओ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज, हुक्स लॉ के अंडर देखो कई जगह ना हुक्स लॉ काम नहीं करता है, जैसे बहुत पॉइंट ऑफ इलास्टिक पॉइंट के बाद हुक्स लॉ काम नहीं करता है, उसके बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। लेकिन हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रेस है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कांस्टेंट रहता है भाई, उसी को क्या बोलते हैं, उस रेशियो को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस डेफिनेशन, फोर्स अपॉन एरिया, 3 काइंड ऑफ स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल, शेयरिंग और वॉल्यूमेट्रिक। देख लो, वैसे
स्ट्रेस और वो जो फोर्स होती है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है। अंदर प्रॉपर्टी होती है मटेरियल, मटेरियल अंदर से फोर्स लगा रहा होता है। जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स मटेरियल लगाएगा, तो भाई टूट कैसे जाता है, एक हद तक ही तो लगा पाएगा। ये हमने कर ही दिया था। नेचुरल रबर वाला ग्राफ छोड़ दूँ, बेकार है, बेकार ग्राफ लगता है मेरे को ये। इलास्टोमियर तक का याद कर लो, ये तो कर ही लिया था। Poisson ratio, if the length on increasing a wire is 0.5%, if its Poisson's ratio, Poisson ratio is 0.4, शायद मछली को बोलते हैं Poisson, then its diameter is फ्रेंच में। Poisson ratio क्या होता है मैं तो खुद ही भूल गया। भूल गया मैं क्या बोलता है। लैटरल अच्छा अपन लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है, वो Poisson ratio होता है। इफ द इंक्रीज ऑन पॉइजन रेशियो होता है PR, पर्सनल रिकॉर्ड, वो हो गया 0.5 इज इक्वल टू लैटरल अपॉन लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। 0.4 है, सॉरी है 0.4 है। या तो 8 होगा आंसर या तो 2 होगा आंसर में, या तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे या तो एक दूसरे से डिवाइड होंगे, तो इन दोनों में से एक होगा। एक इनफैक्ट पता है, ये देखो बिना सॉल्व किए बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। तुम्हें पता है कि 3 चीज़ों से हम खेल रहे हैं, ठीक है। पॉइजन रेशियो, लैटरल से लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और आपको पता है कि आपका इंक्रीज इन लेंथ लैटरल स्ट्रेन ये रहा, और आपको पता है लेंथ इंक्रीज होती है तो डायमीटर रिड्यूस होगा, तो आंसर तो पक्का ए ही है। लेकिन फिर भी मैं दिखा दूँ, फिर बाकी ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 5 20, और तो आंसर हो जाएगा ए। 2 आएगा आंसर में, कहीं ना कहीं 2 आना चाहिए था, और इंक्रीज होगा नहीं, सही बात है भाई। शक्ला का मोमो वाली पेंसिल तो है नहीं, कुछ भी कर सकती है। आगे बढ़ो, फालतू का लॉजिक था ये बट इट्स नेसेसरी। कितना रह रहा है ये, 5 और रह रहे हैं आई गेस। अब क्वेश्चन होंगे रिपीट होने वाले, नए क्वेश्चन भी कर लिए हम लोगों ने। अब बढ़ते हैं, मैं थूक के आता हूँ ये, और अब बढ़ते हैं क्या बोलते हैं उसको, फ्लूइड मैकेनिक्स पे, ठीक है। पॉज ले लो अभी, तो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मुझे नहीं आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट टाइम कब पढ़ा था, और एटलीस्ट 8 महीने पहले मैंने फ्लूइड मैकेनिक पढ़ा, बहुत बहुत समय पहले, साल भर भी हो सकता है कि साल भर पहले पढ़ा होगा मैंने। तो क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब, मुझे नहीं आता है तो ये वीडियो बना क्यों रहा है मैं, आई डोंट नो। मतलब देखो, मेरा ये मकसद रहता है, मकसद नहीं बोलना, मेरा ये मकसद रहता है कि मतलब मैं चैप्टर पढ़ने बैठा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं एक बार तो पढ़ ही चुका हूँ ना, अब मैं बार बार लेक्चर देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे मेरे को उम्मीद भी नहीं है कि मैं नीट दे सकता हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बट स्टिल दिस इज़ फन, मेरे पास समय है, दिस इज़ फन। ऑल्सो दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग भाई, दिस इज़ अ न्यू वे ऑफ लर्निंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रमोट दैट भाई। अल्ट्रा लर्निंग जिसे कहते हैं, जस्ट घुस जाओ उसमें। मतलब एक बार ऑब्वियसली मैं पढ़ चुका हूँ मैं, एंड ट्राई करेंगे। फेनमैन मेथड होता है भाई ये पढ़ने का, एक बार मैं पढ़ चुका हूँ। आई थिंक अगर मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाऊँ तो मे बी याद भी हो जाए मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा क्वेश्चंस हिट करने का। एक तो होता है ना कि तुम ऑलरेडी लेवल 5 का आर्मर लेके पहुँच गए बैटल फील्ड में, और बस कुछ भी तलवार चला जा रहे हो। एक होता है कि तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तुम फिर भी घुस गए हो बैटल फील्ड में, एंड यू विल डाई, यू विल श्योरली डाई इन देयर, बट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्या नहीं करना है भाई, क्या अगली बार, मतलब क्या क्या रह गया मेरी, तुम्हें वीकनेस पता चल जाएगी अपनी। गो अहेड, गिव इट अ शॉट। और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड चैनल्स भी ग्रो कर सकते हैं ऐसे। तो तुम खुद का चैनल बना लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम आंसर सॉल्व कर रहे हो, आंसर सॉल्व करके डाल दे रहे हो। इफ़ यू हैव अ न्यू वे ऑफ सॉल्विंग एन आंसर डाल दो, एंड आई विल प्रमोट इट, आई विल गिव यू अ शाउट आउट। एयर स्ट्रीम्स फ्लोस पास्ट हॉरिजॉन्टल, चलो आओ देखते हैं अगेन, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता तो छोड़ा यार, मजा आएगा, जो करते हैं। एयर स्ट्रीम है, फ्लोज हॉरिजॉन्टल पास्ट एन एरोप्लेन विंग ऑफ सरफेस एरिया, इतना सा, ठीक है, इतना सरफेस एरिया। आई थिंक ये बर्नौलीज का है, इतना ये विंग है, ठीक है, ये अपना विंग है मान लेते हैं।
साइड व्यू, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये विंग है, अरे छोड़ो ना, एक सीधी लाइन बना दो। ये विंग है अपना, एरोप्लेन विंग है। और को थोड़ा सा फैंसी सा बनाना भाई, सेक्सी सा बनाऊंगा मैं। द स्पीड ऑफ एयर ओवर द टॉप सरफेस इज 60 और नीचे है, मतलब इसका एरिया दे रखा है, ऊपर के सरफेस पे 60 है स्पीड और नीचे के सरफेस पे 40 है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो ऊपर के सरफेस पे है 60 और नीचे के सरफेस पे है 40। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, ऐसा हो ही क्यों रहा है, क्यों भाई बताओ भाई, सॉल्व करो, मेरा डाउट सॉल्व कर दो। द फोर्स ऑफ द लिफ्ट, मुझे इतना तो पता है कि बर्नौलीज है, और इतना भी आइडिया लग गया है मेरे को कि इसको ऊपर पुश मिलेगा, क्योंकि शायद प्लेन फ्लाई ऐसे करते हैं। इतना तो चलो आइडिया मिल गया है मेरे को। पहला तो डाउट यही है कि ऐसा है क्यों, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसा क्यों डाउट, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर इतना है नीचे इतना, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो और आगे बताओ भाई, और 60 है, नीचे 40 है, ऊपर लिफ्ट मिलेगा इसे, और कितना मिलेगा ये बता दो मेरे को, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। डेंसिटी दे रखी है एयर की, डेंसिटी न्यूटन फोर्स। चलो एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स का यूज़ करके और कुछ डायमेंशनल एनालिसिस लगा के, मान लो कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, नीट का लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी आपके पास 10 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, जितना भी टाइम है तब सॉल्व करके देखो। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या प्रेशर अपॉन एरिया, प्रेशर अपॉन एरिया, सॉरी व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया नहीं, व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया, अच्छा हाँ, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया है मेरे पास, प्रेशर एरिया है, चलो ठीक है। प्रेशर कैसे होगा भाई, प्रेशर नीचे से पढ़ना चाहिए। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, नीचे से, एक सौ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मुझे यही निकालना है, मेरे पास एरिया है, बस मुझे कैसे तैसे मिल जाए कि प्रेशर कितना पड़ रहा है उस पर। डेंसिटी से कुछ हो सकता है क्या, ओके, एरिया ठीक है ना, हाँ, मतलब एरिया तो मल्टीप्लाई होगा ही, प्रेशर निकालना है तो प्रेशर जो भी निकलेगा, ये जो भी होगा, इससे एरिया तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। एरिया कितना है अपना 4, तो वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए आंसर। सब कुछ हो सकता है इसमें से, कुछ भी हो सकता है, बात तो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। और प्रेशर डेंसिटी इनटू, अगर मैं ऐसे कर दूँ डेंसिटी इनटू, अच्छा रुको एक सेकंड, एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। और फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू मीटर, मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी होना चाहिए क्वेश्चन में, इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है अगर मैं डेंसिटी इंटू डिफरेंस इन स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो डिफरेंस इन स्पीड को ही क्यों भाई, पता नहीं, सेंस बन रहा है मे बी, सही बात है, डायमेंशनली तो मेरा आंसर सही हो जाएगा इसका मतलब। चलो करके देखते हैं। तो इन 20 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी था 1 kg पर मीटर क्यूब, 1 kg अपॉन मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो 20 इंटू 4 हो गया 80, ओके, इट स्टिल डजंट मेक एनी सेंस। 20 40 4 2 800 न्यूटन तो नहीं है, 80 आया हमारा आंसर। क्या कमी हो सकती है हमारी, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, कुछ तो कमी होगी। इंटू 4 मीटर स्क्वायर, एक सेकंड, नहीं मीटर ही हट जाएगा, बात तो सही है, इस लॉजिक से तो मीटर ही हट जाएगा, क्या करें फिर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे नीचे सेकंड स्क्वायर चाहिए था और सेकंड स्क्वायर अभी नीचे आया नहीं है। ओके चल ठीक है, करके देख ले।
400 हो गया ये, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब 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 इट विल मेक सेंस, डायमेंशनली सेंस बनाएगा ये। तो ये होगा 4 4 16, 1600 भी नहीं था आंसर, नहीं 1600 भी नहीं था आंसर। 20 × 20 400 तो होता है, 400 × 4 1600। चलो आई डोंट नो, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर भी सेम लॉजिक होगा, आप देखते हैं क्या लॉजिक है भाई। P1 एरिया P2 हाइट ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है ये, सही बात है। उसकी कितनी थिकनेस होगी विंग की, सही बात है। बर्नौलीज लग रहा है यहाँ पे। क्या है भाई फॉर्मूला, क्या है? P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। ओके ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस नहीं पता मेरे को। प्रेशर डिफरेंस हो गया, प्रेशर डिफरेंस नहीं पता हम लोगों को ना। हाँ अच्छा, नहीं प्रेशर डिफरेंस ही तो निकाल रहे थे यहाँ से। अच्छा हाँ सही बात है। देखो ये कहाँ से आया अभी उतना ज़रूरी नहीं है, जस्ट बनाओ भाई, कनेक्शन बनाओ अभी, नेटवर्किंग करो यहाँ पे। P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। चलो बस अभी के लिए इतना फॉर्मूला याद कर लो भाई, याद नहीं करना चाहिए भाई, फेनमैन मेथड। हाँ बट अगर आप यहाँ याद कर लोगे तो जब बाकी के कार्ड्स में समझने की बारी आएगी तो इट वुड बी ईजियर, अलॉट ईजियर फॉर यू। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है भाई? व्हाट इज़ द मेन फार्मूला यूजिंग एरिया सेम लिक्विड। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर मैं सही नहीं हूँ तो, जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो जैसे एक सिलेंडर ले लो, एक सिलेंड्रिकल शेप ले लो। कहाँ गया वो सिलेंडर? मान लो कि ये पाइप है, ज़्यादा ही वियर्ड हो गया तो मान लो कि पतली सी पाइप है, भाई मैं इसे टिल्ट करना चाह रहा हूँ। वाह ये सही है भाई, इसे टिल्ट नहीं कर सकते क्या? वो तो कर तो सकते हैं। ठीक है मान लो ये पाइप है, मान कर लो, अब तो लग भी रहा है भाई, ऐसी बात थोड़ी है। और फ्लो कर रहा है इधर से पानी, इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है। और ऐसे इमेजिन करो कि मैंने इसको ना जैसे बच्चे थे तो पानी का फ्लो इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देते थे, तो वो किया मैंने, पानी इधर फ्लो कर रहा है और मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इनफैक्ट यहाँ से प्रेशर लगा के इसको पतला कर दिया, तो पानी ज़्यादा फ्लो से इंक्रीज़ कर, मतलब ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करने लगता है। ऐसा कुछ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था जहाँ तक मुझे याद है। मेन फार्मूला नहीं याद है, एरिया वाला फार्मूला याद है, वॉल्यूम रेट ऑफ फार्मूला ये भी याद नहीं है। मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लीविंग पर सेकंड। ठीक है, तो रो वी वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा ऐसा होता है क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सही बात है हाँ। ठीक है सही आता है, मतलब जितना मास अंदर जा रहा है ना उतना मास बाहर आ रहा है। अच्छा बात है भाई, वॉल्यूम इनसाइड पर सेकंड है, ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना, वॉल्यूम ट्रैवलिंग इनसाइड पर सेकंड। एरिया कहाँ से आया कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें याद रख लो अभी के लिए, बस इतनी सी चीज़ याद रखो। वॉल्यूम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लीविंग पर सेकंड, जितना ही है। मैक्सिमम रेंज, रुको यार एक काम करते हैं ना, धीरे धीरे करके याद करते हैं, एक साथ याद नहीं होगा। रुको एक सेकेंड, 10 काट करके याद करते हैं। चलो अ स्टोन ऑफ डेंसिटी 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज सबमर्ज इन वाटर, द मास ऑफ स्टोन इज 30 किलोग्राम, फाइंड अपथ्रस्ट। डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखी है, अपथ्रस्ट बताओ। देखो भाई अपथ्रस्ट क्या कहता है?
सॉरी लॉ, ये बॉयंसी वाला था, यूरेका वाला, याद है जब वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज था वो नंगा होकर घूमता रहता है। फिर पानी पानी भर दो पहले इसमें। पानी भर दिया, रुक जा। परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट परफेक्शनिस्ट। पानी भरते हैं, इसमें पानी भर दे, इसमें पानी भर देते हैं। कितना फालतू टाइम वेस्ट करता हूँ मैं, पता है, लेकिन फिर भी करता है आदमी। आपने इसमें डाल दिया मस्त सा पत्थर, कर दिया सबमर्ज उसे, ठीक है। अब आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा उतना ही शायद इस पर थ्रस्ट लगेगा, या ऐसा कुछ कहता है, मुझे भी याद नहीं है। जेन्युइन बात बताऊंगा, मुझे खुद याद नहीं है ये सब चीज़ें। आप देखते हैं कि इस पर अब थ्रस्ट कितना लगेगा। इस पर अब थ्रस्ट लगेगा v इंटू रो इंटू जी। अब इसका लॉजिक कहाँ से है, लॉजिक हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि इस पर अब थ्रस्ट लगेगा v रो जी। क्यों भाई, सोचो भाई, पहले क्यों सोचो इसके ऊपर, इतना क्यों लग रहा है इस पर। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है ये वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है जितना इसके जितना वॉल्यूम इसने पानी के अंदर घुसा रखा है। कितना वॉल्यूम घुसा रखा है हमें कैसे पता, बात तो सही है, वो तो मुझे नहीं पता। तो फिर बताओ क्या करोगे। अब थ्रस्ट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, मतलब पूरा का पूरा अंदर चला गया, पूरा का पूरा अंदर चला गया। अच्छा ऐसा है क्या भाई साहब, पूरा का पूरा अंदर चले गए हैं तो। सोचने दो मेरे को, मैं मतलब फालतू टाइम वेस्ट नहीं मतलब कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट सोच भी रहा हूँ साथ ही साथ। इतना भी ठाली आदमी नहीं हूँ मैं। पत्थर भाई पत्थर, कैसा लग रहा है, सेक्सी भाई। ओके ठीक है, पूरा समझ है। कुछ लॉजिक ढूंढ सकते हो क्या इसमें। देखो टाइम वेस्ट बहुत होने वाला है, मैं पहले बता दूँ, बट ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं। अब थ्रस्ट पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है। ओके मास, ओह ओके ठीक है। अब थ्रस्ट कितना होता है, सॉरी फोर्स कितना होता है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक तो मुझे पता चल गया। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और जी तो उस पर लग ही रहा है, तो जी एक्सेलरेशन वाला जी। और मास कैसे निकालोगे, मास निकला मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम पता था किस चीज़ का, लेकिन वॉल्यूम ऑफ, देखो यहाँ एक सेकंड रुको, यहाँ पे हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके वो निकाला, मास निकाला इसका, कि इसका इफेक्टिव मास क्या है, पानी के अंदर इसका मास क्या है। अच्छा हाँ बात तो सही है, पानी के अंदर मास अलग हो जाता है ना, हल्का हो जाता है वो। पानी के अंदर मास कितना है, पानी के अंदर पहले देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम स्टोन का पता है, हमें नहीं पता था, ठीक है। क्या हमें डेंसिटी पता थी स्टोन की, डेंसिटी तो पता है स्टोन की, लेकिन स्टोन की डेंसिटी ले ली नहीं है ना। क्यों भाई, अब तो वो पानी में है। हाँ तो पानी में होगे तो पानी की डेंसिटी लोगे, क्यों। लेकिन देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो फोर्स का सीधा साधा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसका सीधा साधा फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन वाला सीन तो हटाई दो, ठीक है। अब जी तो लगेगा ही भाई, लेकिन लेकिन ये हल्का हो जाता है तो जी चेंज नहीं जी चेंज नहीं हो रहा, हल्का हो रहा वो अलग बात है। क्यों, क्योंकि उसका उस इफेक्टिव मास अलग हो गया। क्या मतलब, अभी यहाँ पे पहले तो इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालेंगे डेंसिटी अपॉन
मास से। हाँ ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम देखो, पानी के अंदर वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, इसका पानी का वॉल्यूम अलग, वो अलग बात है, पानी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ना। बात तो सही है, हाँ, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, कम ज़्यादा बड़ा छोटा थोड़ी हो जाएगा यार, लेकिन उसका मास तो बदल रहा है ना। हाँ क्योंकि वो पानी के अंदर समर्ज है, वो पानी की इफेक्ट की वजह से उसका इफेक्टिव मास चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखना। ओके चलो, आपकी ये बात मान ली। तो मास कैसे निकाला हमने? मास निकाला हमने डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना था 30, डेंसिटी कितनी थी 3000। तो ये हो गया उसका उसका वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, सॉरी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और जी 100 न्यूटन, 100 न्यूटन है आंसर। ओके ये तो बढ़िया चीज़ है। नीचे वाला खुद सॉल्व करने का ट्राई करना आप, ठीक है। आयरन क्यूब है, मास दे रखा 5 किलो, साइड दे रखी उसकी 10 सेंटीमीटर, सस्पेंडेड बाय वाटर इन बाय थ्रेड इन वाटर। पता है ऐसा लगता है तुम्हारा ब्रेन इट विल मेक यू थिंक कि वाओ आपको तो सब कुछ आता है, बट एक्चुअली में जब करने बैठोगे ना क्वेश्चन, सो यू विल रियलाइज़ कि इस कॉन्सेप्ट से जो जंप इस कॉन्सेप्ट पे मारी है और जो सर समझा रहे थे वो इतना भी कॉमन नहीं है, मतलब इतना भी आसान नहीं है। वो चीज़ें समझने में दिक्कत होती है यार, ऐसी बात थोड़ी है। इंसान हो भाई, है मैं थोड़ी हूँ। आओ एफबीडी बनाते हैं इसका। टेंशन ऊपर लग रही होगी, सही बात है, मास भी ऊपर लग रहा होगा और अब थ्रस्ट भी लग रही होगी, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी और अब थ्रस्ट भी लग रही होगी। ओके अच्छा, यहाँ पे जी 10 क्यों लिया लेकिन हमने? सही बात है, क्योंकि अब तो ऊपर लग रही, अब थ्रस्ट तो ऊपर लगती है, तब भी जी लेते हैं क्या? मुझे नहीं पता ये क्यों लिया, ये वाला पार्ट मैं समझ गया। मतलब देखो आयरन ही देख रहे हो, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि हाँ ये तो सेंसिबल बात है। अब मुझे लग रहा है कि ये कैसे लग गया, सॉरी अब ये सन में आ रहा है और ये पता नहीं मुझे ये क्यों लग गया। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नहीं होगा, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं भाई। अब क्योंकि ये इधर उधर मुड़ नहीं रहा है, मतलब क्योंकि एक्सेलरेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्योंकि ये रुका हुआ है, सॉरी इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है पूरा समझ है ना। हाँ यस पूरा है, डायग्राम आया नहीं बट हाँ तुक्का मार रहा हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि टेंशन बराबर है अब थ्रस्ट प्लस अपना ये नीचे वाला जो एन जी है ना। तो ये हो गया अब थ्रस्ट। वॉल्यूम पता है हम लोग हमें, हाँ पता तो है, न्यूटन में है तो हाँ 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, उसका क्यूब कर दो तो 10⁻⁻2 का क्यूब करो तो 10⁻⁻6 इंटू पानी में ही है ना, तो 10⁻3 इंटू 10 प्लस मास कितना है भाई इसका 5 इंटू 10 50 मेरे हिसाब से 50 न्यूटन ही आएगा आंसर। क्यों भाई, अगर आप यहाँ देखो कायदे से तो 10⁻, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 प्लस 50। अब 50 के सामने 10⁻⁻2 क्या ही है भाई, तो 50 न्यूटन मान लो, 40 न्यूटन। वाह अच्छा हाँ, अरे सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। अब थ्रस्ट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में है हमारे एफबीटी के अकॉर्डिंग्स में, और हमने यहाँ इक्वेशन में गलत लिखा था। तो टेंशन प्लस अब थ्रस्ट इज इक्वल टू एम जी। तो टेंशन बराबर हो गया 50 माइनस ये भी गलत किया शायद, एक सेकंड रुको। वॉल्यूम हम लोगों का ठीक है, वॉल्यूम सही लिया, डेंसिटी भी सही ली। जी ये क्या है, 10⁻3 दो बार क्यों आया यहाँ पे? 10⁻3 दो बार क्यों आया भाई यहाँ पे? वॉल्यूम साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वॉल्यूम होता है अपना सिंपल। अच्छा हाँ एक सेकेंड नहीं, वॉल्यूम निकालना है ना सिर्फ और सिर्फ, तो वो तो साइड से ही निकल जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, कन्वर्जन में दिक्कत है, सही है भाई सही है, 40 न्यूटन सही आंसर है, कन्वर्जन में दिक्कत थी। 10 मिनट बात करेंगे। मैक्सिमम रेंज मुझे नहीं पता, मैक्सिमम रेंज किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वेयर शुड आई मेक द होल इन ऑर्डर टू स्प्रे द फारदेस्ट?
अच्छा ओके, शायद मेरे हिसाब से ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे याद था, मतलब याद तो नहीं है मेरे को, बट ठीक है चलो मान के चलते हैं। इसमें होल कहाँ करना है, ऐसे किसी शेप दे दिया और बताओ अब होल कहाँ करना है ताकि सबसे दूर जाए। मेरे हिसाब से तो यहाँ होल करना चाहिए, क्योंकि फिर पूरा का पूरा ऊपर का प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पर और वो सबसे दूर तक जाएगा। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा बेसिकली, क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि ऊपर पूरे वाटर कॉलम का वेट पड़ रहा होगा इस पर। टॉरिचेली थ्योरम मुझे नहीं पता। बताओ एक कितना टाइम लगता है एक टैंक को खाली करने में, और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, मुझे नहीं पता। ओह अच्छा, H/2 पे करना चाहिए। नाइस। ओके, मैक्सिमम रेंज ऐसा भी है क्या कि यहाँ खाली करोगे तो नीचे गिर जाएगा? तो होना तो नहीं चाहिए। आई शुड स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स भाई, काम की चीज़ लगती हैं ये। लेट मी चेंज द कॉलर। दैट्स व्हाट शी सेड। व्हाट डजंट इवन मेक सेंस भाई। टू स्प्रे द फार्देस्ट आपको बीच में होल करना चाहिए। ओके ओके, नाउ इट मेक सेंस व्हाई योर पीपी इज देयर भाई। रियली नहीं भाई, ऑब्वियसली नहीं। हो भी सकता है भाई, आई डोंट नो, हो भी सकता है। H=H/2, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको। A sphere is floating in water, its 1/3 part is outside the water, and when sphere is floating in unknown liquid, its 3/4 part is outside the water. Then the density of the liquid is, I don't know, मुझे नहीं पता। Capitalize on the fact that equilibrium, why water, a tank contains। देखो मैं बताता हूँ, मैंने आई डोंट नो क्यों बोल दिया, देखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली वो वाला क्वेश्चन है जिसमें अभी तक मुझे समर्ज वाले क्वेश्चन बताते। ये वाले क्वेश्चन है जिसमें ये समझ नहीं होते, थोड़े बहुत बाहर निकले होते हैं, तो उसका मुझे फॉर्मूला आता नहीं है। बाकी अगर मैं सही नहीं हूँ, मतलब अगर मैं सही हूँ तो या तो इसका आंसर आएगा 9/4 आएगा इसका आंसर, या तो 4/9, मे बी, मुझे नहीं पता। A sphere is floating in water, जिसका 1/3, हाँ कुछ दिमाग लगाते हैं, 1/3 पानी में, वो 1/3 बाहर है, ठीक है, और किसी और चीज़ में डालो तो वो 3/4 बाहर है। ज़्यादा कौन है? 33% या 75%? सही बात है। तो ज़्यादा बाहर है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी हाई होगी मेरे हिसाब से, है ना? तो आंसर हो सकता है या तो सी हो सकता है या तो बी हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको अपथ्रस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा। बात तो सही है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको अपथ्रस्ट ज़्यादा मिल रहा होगा। सही बात है, तो उस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। हाँ, तो शायद वाटर की 1 होती है, 1 ग्राम पर सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? 1 होती है, सही बात है। तो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो या तो ये होगी या तो ये होगी, देखते हैं। बी है आंसर। देखो 50-50 तक तो मैं पहुंच ही गया था लॉजिक से। लॉजिक विल ओनली टेक यू सो फार, एंड हियर आपकी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ यहीं शाइन करेगी। इनफैक्ट यहाँ के अलावा कहीं शाइन करने भी नहीं वाली आपकी लॉजिकल रैशनल थिंकिंग। आओ, ओके, दिस इज़ मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ये, वेट, ब्रेक ले लूँ क्या?
ये क्या है भाई, ये क्या है, मास, सही बात है हम। ओ वाह, ये अच्छा तरीका है, मास निकाला जा रहा है। मैं टेक अ ब्रेक भैया, मैं टेक अ ब्रेक, रुक जाओ एक सेकंड, आता हूँ मैं। तो कंटिन्यूइंग विद एवरीथिंग, फक यार, मैं सोचा आज पढ़ाई करूँगा, आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है यार, फक। 4 बजेगा और एज यूजुअल। मैक्सिमम रेंज बीच में होल्ड करो। टॉरिसेली थ्योरम आ नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसे पढ़ भी क्यों ही रहा हूँ। टॉरिसेली थ्योरम आ भी नहीं रहा है, टॉरिसेली जो भी थ्योरम है वो आ नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई हार्म तो है नहीं पढ़ने में। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा ना। ओके, h इज इक्वल टू h/2 r इज इक्वल टू 2। रेंज क्या होती है, मतलब कहीं से भी पानी अगर, मतलब कहीं भी आप छेद करो तो रेंज क्या होगी। रेंज होती है 2 स्मॉल h, कितनी हाइट है आपकी, ब्रैकेट में टोटल h माइनस स्मॉल h। क्या मतलब है, बेसिकली फार्मूला होता है ये निकालने के लिए कि आपका पानी कहाँ तक गिरेगा, आपका नहीं, बोतल का, जिस भी कंटेनर में लग रखा है आपने उसका पानी कहाँ तक गिरेगा वो डिसाइड होता है, r इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में कैपिटल H स्मॉल h माइनस h। ओके, स्टोन इज ऑफ डेंसिटी इतना इज सबमर्ज इन वाटर, वही सेम क्वेश्चन है। इफ द मास ऑफ द, अब थ्रस्ट कैसे निकालते हैं, अब थ्रस्ट निकालने के लिए आपको जो चीज़ आपने डाली है जो पूरी की पूरी अंदर है उसकी वॉल्यूम लेनी है, जिस लिक्विड के अंदर डालना है उसकी डेंसिटी लेनी है, और फिर जी से मल्टीप्लाई कर देना है। बात रही यहाँ तक, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला हमने कर लिया था, इसका आंसर भी याद है मेरे को, ट्राई कर लो एक और बारी। तो मैं तो, आपके लिए तो थोड़ी देर बाद आया होगा क्वेश्चन, मैं तो काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ। एन आयरन क्यूब ऑफ मास 5 kg एंड साइड 10 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड इन वाटर, फाइंड द टेंशन इन दी थ्रेड। टेंशन क्या होगी उस थ्रेड में, ये पता लगाएंगे हम। सिंपल सीधा साधा इक्वेशन है, पानी में है ये, दो फोर्स ऊपर लग रही होंगी, मतलब क्या है, एक अपथ्रस्ट और एक टेंशन, और एक फोर्स लग रही होगी नीचे, ये पानी में है, एक फोर्स लग रही होगी नीचे mg, तो u प्लस टी इक्वल टू mg। टेंशन निकालनी है, अब बात है पुली से बंधा हुआ है, जस्ट सो यू नो, टेंशन निकालनी है तो mg हो गया आपका 50 न्यूटन, तो आंसर 50 से कम ही आना चाहिए, तो आंसर बी तो नहीं होगा, सी या डी में से एक होगा, ए भी नहीं होगा। देखो ऐसे 50% लेवल कम कर दिया मैंने। अब थ्रस्ट क्या है, पहले तो निकालो एक साइड क्या है देखो साइड क्या होता है, साइड होता है ए का क्यूब, कोई भी साइड ले लो उसका क्यूब, तो ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर नेगेटिव क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर नेगेटिव, एक सेकेंड यार क्या आएगा, हाँ 10 टू द पावर नेगेटिव 1 और 10 टू द पावर नेगेटिव 3 आएगा, बेसिकली 10 टू द पावर नेगेटिव 3 आएगा, 10 टू द पावर नेगेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय, यार ये कुछ गलत कर रहा हूँ बता, मैं इस साइड पिछली बार भी गलत किया था मैं, 10 टू द पावर पॉजिटिव 3 इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव 3 क्यों भाई, देखो क्या क्या है, ये वॉल्यूम है, सही बात है, तो ये क्या है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वाटर की डेंसिटी है dw या रो w, ठीक है, और ये है g, तो ये एक दूसरे से कट गया इंटू 10, तो अब थ्रस्ट हो गया 10 का, 50 माइनस 10 40, सही तो किया, सही किया, ठीक है ओके समझ गया, आगे बढ़ो। शायद यहाँ पे मैंने वीडियो ख़त्म करी थी, दोनों केस में वेट तो सेम ही रहेगा,
हमें ये कैसे पता कि ये वेट है? मेरा बस ये डाउट है, ये कैसे पता कि ये वेट है? ये तो चलो बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों केस में वेट तो सेम ही है, सही बात है भाई, वेट तो सेम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस पहले क्वेश्चन बता दूं। स्फीयर है, पानी में तैर रहा है, नहीं स्फीयर है पानी में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर है। स्फीयर है, पानी में पड़ा हुआ है। When the sphere is floating in unknown liquid, its 3/4 part is outside the liquid and density of liquid is the sphere is floating in unknown liquid, its 3/4 है। हाँ ठीक है, तो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम। तो पहले कितना वॉल्यूम था उसका? 1/3। दोनों मास बराबर है ना, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं जब वो पहले पानी में था, तो रो ऑफ वाटर इंटू 1/3, या सीधे सीधा ऐसे लिख दूँ। और इधर हो गया वे स्फीयर इन इज फ्लोटिंग इन अननोन लिक्विड, इट्स लिक्विड 3/4। is unknown liquid, it's when sphere is floating in unknown liquid, its 3/4 part is outside the liquid and density of the water is, हाँ तो 3 रो क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, ये जो लिक्विड है वो उसका 3/4 यहाँ पड़ा हुआ है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन नहीं रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, क्या हो रहा है ये? 8/3 तो आंसर। ओ अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गया था, वो वाला पार्ट गिनते हैं जो लिक्विड के अंदर है, ना कि वो वाला पार्ट जो लिक्विड के बाहर है। सही बात है, उसका वॉल्यूम लेना होता है। बात तो सही है, हाँ तो बात सही है, तो वैसा क्यों नहीं कर रहे भाई? ओके ओके, तो ऐसा कर लेते हैं, पहले में 1/3 लिक्विड के बाहर था, यानी कि 2/3 लिक्विड के अंदर था, तो ये फॉर्मूला बनेगा, पहली इक्वेशन बनेगी 2/3 वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इनटू रो ऑफ वाटर बराबर 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम इनटू रो ऑफ लिक्विड, और हमें यही निकालना है। तो 4 2 ज़ा 8, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, रो ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम/cc, 1 ग्राम/cc 1 के मल्टीपल में ही होगा ना यार, अगर 1 किलो पर वो होता है मीटर क्यूब होगा, तो उसको ग्राम/cc में, cc बाय द वे क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट नहीं है वो। 8/3। अब आगे बढ़ते हैं। A tank contains water on top of mercury as shown in figure. A cubical block of zinc 10 centimeter is in equilibrium inside the tank. The depth of the block inside mercury is RD is the material, RD of mercury is equal to 13.6. I don't know RD is what, relative density, हाँ सॉरी relative density। देखो ये टैंक है, ठीक है, एक काम करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को इधर ले आते हैं। ऐसे एड्रेस करने में आसानी होती है। समझो भाई समझो, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड खारो। A tank contains water on top of mercury as shown in figure. A cubical block of 10 centimeters is in equilibrium inside the tank. Is inside the tank. The depth of the block inside the mercury is, ऊपर पानी है नीचे मरकरी है, दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, इनसाइड द टैंक द डेप्थ ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द मरकरी इज़, अच्छा मतलब यहाँ पे कितना है, ओके ओके ठीक है। अगर मैं थोड़ा और बड़ा करूँ इसको,
तब मैं इस पर वर्क कर पाऊँगा। आई ठीक है, मान लो यहाँ पर x है, इतना उसके अंदर है और 10 माइनस एक्स बाहर है। क्यों भाई 10 कैसे? 10 सेंटीमीटर का ही तो है वो, 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर में ही कर रहे हैं क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर से ही खेलेंगे हम लोग, मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस पर 4 कौन कौन सी लग रही है पहले ये देखो। एक लग रही है mg, एक लग रही है थ्रस्ट, और एक लग रहा है पानी से नीचे की ओर। नहीं ये वाटर कॉलम का पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। मैं तो कहूँगा हाँ पानी इसको नीचे धक्का दे रहा होगा। कितना धक्का दे रहा होगा? अब थ्रस्ट का फॉर्मूला लगा के देख लें क्या? पानी नीचे धक्का दे रहा है इसे, अब थ्रस्ट वाला फॉर्मूला, लेकिन अब थ्रस्ट तो ऊपर लगता है, क्या पता उतनी फोर्स नीचे लग रही हो भाई, क्या पता। और क्योंकि और तो कोई फोर्स दिख नहीं रही मेरे को। ठीक है, तो यानी कि mg प्लस पानी का जो फोर्स लग रहा है वो बराबर है इसके अकेले के मरकरी के उसके। चलो ठीक है, देखो भाई कितनी वॉल्यूम है। वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगा, ये साइड x है क्योंकि ये क्यूब हो ना, क्यूब है ना, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, सही बात है। तो x क्यूब हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स का क्यूब। आओ देखते हैं। अच्छा हाँ यही तो करना था। ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स का क्यूब, पहले मरकरी से कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि ये अकेला है LHS में। 10 मतलब यहाँ पे समझ रहे हो ना कि 3 फोर्स कैसे, एक तो mg तो लग रही है, वो तो पक्का लगेगी, नीचे से अपथ्रस्ट भी लग रहा है और पानी भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो पूरा इसके ऊपर जो वाटर कॉलम है उसका पूरा का पूरा फोर्स होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो फोर्स है कितना। तो अब वो डाउट क्लियर करने के लिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक, मुझे नहीं पता इसका 8.56 वाले का कुछ काम भी है नहीं है। चलो खैर छोड़ो, वॉल्यूम इनटू क्या था, नहीं यार कुछ तो पॉइंट होगा, इसलिए वो नंबर दे रखा है, वरना इट वुड बी अ वेस्ट। 8.56 कहीं ना कहीं किसी न किसी इक्वेशन में कहीं ना कहीं पार्टेक करेगा। कोई बात नहीं, पहले LHS कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज LHS में हमें कोई डाउट नहीं है। ओके तो ये हो गया 10.-6 का क्यूब, ओ सॉरी उसका होल क्यूब होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा। 10.-6 का क्यूब इंटू मरकरी की डेंसिटी हो गई कितनी, 13.6 इंटू जी। अब जी दोनों साइड इसलिए मैं हटा रहा हूँ, या चलो लिख ही लेते हैं, रुक जाओ। 10 mg, मास कितना है भाई इसका, अब रुक जाओ अभी मास नहीं छेड़ रहा मैं। अच्छा यहाँ पे आएगा, इस जगह आएगा क्या उसका उसका ये वॉल्यूम, सॉरी उसकी डेंसिटी यहाँ काम आने की। ओके प्लस mg प्लस ऊपर पानी भी दे रहा होगा ना उसे, हाँ तो x क्यूब इंटू 1, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी है तो रिलेटिव डेंसिटी 1 के उस पर लेते हैं, 1 के टर्म्स में, ठीक है। तो 1 इंटू जी यानी कि 10 एक्स क्यूब। तो ये देखो 10 इंटू 10 माइनस एक्स का क्यूब इंटू 136 किसका क्यूब है भाई, पता नहीं भाई, काफ़ी नहीं, 6 36 नहीं क्लोज है बट नहीं, 6 भी नहीं है, 7 रुक जाओ यार, 136 देखेंगे, रुक जाओ अभी से देखते हैं। mg कितना हो गया भाई, मास कितना है इस ब्लॉक का, मास कितना है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इसकी, 8 पॉइंट क्या है भाई, 8.56 8.56 इंटू वॉल्यूम मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें ही ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 100, अच्छा नहीं 1000 इंटू फिर एक और ज़ीरो प्लस
ये क्या है भाई, एक्स क्यूब 10x क्यूब है ना, टेन माइनस एक्स का क्यूब 136 इज इक्वल टू 2 ज़ीरो तो यहीं चले गए, फिर 856 में 2 ज़ीरो और 85600 प्लस 10x क्यूब। आई गेस इतना बड़ा नंबर होगा नहीं कि इसके सामने कंपेयर भी हो, तो 136 इंटू ये कुछ हो जाए 6 136 इंटू 6 कितना हो गया, 6 6 36 18 प्लस 3 21 6 प्लस 2 कंपेरेबल भी नहीं है तो बस इसको सॉल्व करना है आप। ये क्या बैठेगा आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से क्या बैठेगा यहाँ पे? मेरे हिसाब से 5 बैठेगा, 6 बैठ गया। फक ओके, इक्वेशन देखोगे इक्वेशन सही बनी है कि नहीं बनी है। 12.6x, अच्छा इसे इलोंगेट किया है क्या इन लोगों ने? क्या इक्वेशन है? अब थ्रस्ट ऑफ मरकरी प्लस अब थ्रस्ट ऑफ वाटर, दोनों ही चीज़ें ऊपर धक्का दे रही हैं, ये नहीं पता था मुझे। बात तो सही है, चलो मान लेता हूँ आपकी बात मान लेता हूँ। अच्छा हाँ, उसके बाद ये क्यूब थोड़ी रह गया, तो 2 गलतियाँ हुई हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा मेजर फेटल फ्लॉ यही था, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही लिमिटेड थी। ये जो फोर्स लग रहे हैं ये उस जगह नहीं लग रहे हैं जहाँ हम सोच रहे थे। दूसरा, जब आपने एक्स ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो क्यूब बच गया। एक्स जब तक 5 नहीं होगा तब तक वो चीज़ क्यूब बचेगी ही नहीं। इनफैक्ट तब भी वो क्यूब नहीं रहेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो जब क्यूबॉइड बन जाएगा तो आपको एक्स और एरिया लेके चलना है ना। बात तो सही है। अच्छा ये गलती कर दी हमने, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बढ़िया था, सीख के गए भाई कुछ। टॉर्चरी, वेयर शुड आई मेक द होल, आपको पता है होल कहाँ करना है, बीच में। टॉरिचेली थ्योरम क्या कहता है? टॉरिचेली थ्योरम कहता है कि आपका जो इजैकुलेट है वो इतनी दूर जाएगा, स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच रूट ऑफ, हाँ इतनी दूर जाएगा। और नहीं, एक सेकेंड, यहाँ कुछ और भी ऐड होना था जहाँ तक मुझे याद है, 2, हाँ 2 मल्टीप्लाई होना था, सॉरी 2 इंटू स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस एच। सही बात है, क्योंकि फिर एच से मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर हो जाता है, तो उसका रूट किया है। सही बात है, ठीक है, जेन्युइन बात है। यानी कि फिर उसकी रेंज उतनी ही होगी। मतलब देखो टॉरिचेली थ्योरम क्या कहता है, टॉरिचेली थ्योरम आपको वो बताएगा कि कितनी दूर आपका जो ये है, वो कितनी दूर निकल के पड़ने वाला है, ठीक है, कितनी दूर जाएगा वो आपको टॉरिचेली से पता चलेगा। तो वो सबसे ज़्यादा दूर जा सकता है, जो पूरी कंटेनर की हाइट है ना उतना ही दूर आपका, मतलब यहाँ पे छेद कर दिया यार, बोतल लो छेद कर दो, बीच में छेद करोगे सबसे ज़्यादा दूर जाएगा वो, यही है। तो इसका थ्योरम आया कहाँ से? आई हैव नो क्लू ना, मुझे इसका कुछ इंट्यूशन है, बस ऐसे दे रखा है। और कितना टाइम लगता है एक एम्प्टी टैंक को एम्प्टी करने में? इज इक्वल टू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल ए बड़ा वाला होल है उसका एरिया अपॉन स्मॉल ए छोटे वाले होल का एरिया, रूट में 2h/g। जितनी हाइट है, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है, विच मेक्स सेंस। ज़्यादा हाइट होगी ज़्यादा सामान होगा। मैनोमीटर प्रेशर करता है आपका प्रेशर, मेजर करता है आपका प्रेशर। पास्कल्स लॉ मुझे पता भी नहीं है पास्कल लॉ क्या है, बट विस्कस फ्लूइड में भी ट्रांसमिटेड डैश इन ऑल इक्वली। मैनोमीटर गैस प्रेशर आपका मेजर करता है। पास्कल्स लॉ इनक्लोज फ्लूइड के लिए होता है। वेन एवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट ऑफ अ फ्लूइड कंटेनिंग अ वेसल, इट इज़ ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा ठीक है, आपके पास 3 कंटेनर हैं इस शेप के, जब आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर में चेंज कितना आएगा? हर जगह सेम आएगा, या इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह क्लोज्ड, ऑब्वियसली क्लोज्ड वेसल में है ना, क्लोज में आएगा ना। अच्छा ओके, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप फोर्स नीचे लगा रहे हो लेकिन हर जगह प्रेशर उतना ही है, +2 PA का प्रेशर है।
नाइस, अच्छी बात है भाई। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग और सिंकिंग, सिंकिंग की फ्लोट कंडीशन बताओ, फ्लोटिंग की बताओ, और लिमिटिंग फ्लोटेशन की बताओ। लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट करो, स्टेट ऑफ डैश, गिव मी एन इक्वेशन। ओके, कंडीशन फॉर फ्लोटिंग और सिंकिंग। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग मतलब किस कंडीशन में, मतलब अगर मैं पानी भर दूँ एक कंटेनर में, ठीक है, तो किस कंडीशन में वो पानी में फ्लोट कर, कोई सॉरी पानी भरा ही नहीं है अभी तो मैंने, कोई कंटेनर बनाने दो पहले मुझे। ये बना दिया कंटेनर, इसमें भर दो पानी, पानी नहीं है ये, पानी पिला, ये भर दो पानी, ठीक। अब ये बताओ क्या कंडीशन है कि एक चीज़ इसमें आप अगर आप कुछ डाल दो तो वो चीज़ फ्लोट करेगी या कुछ भी करेगी। मान लो इसमें मैंने बॉल डाल दिया, बॉल नहीं है ये तो वैसे, हाँ ये मान लो छोटी सी बॉल डाल दी, छोटी नहीं है ये ठीक है, आई गेस इतनी मस्त बॉल है ये, दिस इज़ द अप्रोप्रिएट साइज। सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, एक हद तक फ्लोट करेगी। बताओ मुझे, तीनों की तीनों कंडीशन जाननी है। मेरे हिसाब से एज़ फार एज आई रिमेंबर बस एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, बस एक वही चीज़ है जो मैटर करती है। ओके यही I like Fight Club because not because of Chuck Palahniuk, not him. I like Fight Club because of David fucking Fincher, भाई। Such a great director, भाई। I don't know, किसी को फाइट क्लब की फिलोसफी समझ नहीं आई थी। एवरीबडी, आई मीन जनरल पॉपुलेशन, जेन पॉप मिस इंटरप्रेट्स फाइट क्लब, और इट्स वेरी, इवन आई, इट्स वेरी ट्विस्टेड। अगर कोई मुझे फिलोसफी बताने को बोल दे तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्ट सिट डाउन एंड फिलोसफी बताना। बट I remember scenes, I remember the dialogues, I remember Brad fucking Pitt, I remember एडवर्ड नॉर्टन का क्या कैरेक्टर भाई। एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर भाई, क्या कैरेक्टर है भाई। एडवर्ड नॉर्टन प्लेड इट वेरी वेल, ऑल्दो एडवर्ड नॉर्टन इज़ टू लुकिंग फॉर दैट, टू गुड लुकिंग फॉर दैट पार्ट मेरे हिसाब से। तो आई थिंक थोड़ा सा और लेस ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर यूज़, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स चॉइस होनी चाहिए थी। एडवर्ड नॉर्टन इज़ टू गुड लुकिंग, थोड़ा अनकन्वेंशनल चॉइस होनी चाहिए थोड़ी, बट फाइन कोई बात नहीं। चलो ये हो गया था, ये वाला कर लेते हैं। इसमें 3 फोर्सेस लग रहे थे हमारे, एज फार एज आई रिमेंबर। अगर सब लोग को याद हो, अच्छा हाँ एक सेकंड भाई, ठीक है। तो एज फार एज आई नो, अब थ्रस्ट यहाँ से भी ऊपर ही लग रहा है, अब थ्रस्ट, और यहाँ से भी ऊपर लग रहा है अब थ्रस्ट। आई डोंट नो यहाँ से ऊपर कैसे लग रहा है, वाटर ऊपर कैसे लगा रहा है, बट लगा रहा है, और नीचे लग रहा है mg, ठीक। ठीक है, अब थ्रस्ट बाय वाटर, अब थ्रस्ट बाय मरकरी, अब थ्रस्ट बाय वाटर, अब थ्रस्ट बाय मरकरी, ये बराबर होता है, दोनों को दोनों बराबर होता है आपके mg से, ठीक है। आओ थोड़ा और डीप में जाता है, एक लेवल और डीप जाता है। अब थ्रस्ट बाय वाटर कितना हो जाएगा भाई, वाटर में जितना है, वाटर में जितना रुक जाए इसे बड़ा करने दो, चलो छोड़ो नहीं हो रहा। मान लो वाटर में x इसकी वो है, विथ है, और ये पूरा का पूरा एरिया, हाँ ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया इंटू ये पूरा का पूरा एरिया इंटू एक्स हो गया आपका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम आपको पता ही है, एज यू नो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो ये वाला एरिया हो या ये वाला एरिया हो सेम है, ये लेंथ अलग होगी, ये एक्स होगा और ये 10 - x होगा, ठीक है। तो भाई एक्स, रुक जाओ, ए एक्स जी प्लस ए 10 - x जी 10 - x जी, कुछ और रह रहा है, अच्छा हाँ डेंसिटी ऑफ वाटर भी तो रह रहा है, हाँ सही बात है। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी,
इज इक्वल टू मास। मास क्या होता है? मास बस अब ये पूरे के पूरे इस क्यूब का, क्यूबिकल का, ठीक है, क्यूब का मास बताओ। मास इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ डेंसिटी दे रखी है हर जगह तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मास इंटू, सॉरी, मास हो जाएगा इसका, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो ऑफ मटेरियल या क्यूब इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम में सीधा वी भी लिख सकता हूँ, बट अगर मैं एक ही टर्म्स में लिखूँ, एरिया के टर्म्स में लिखूँ, तो यहाँ से मेरे ए कट जाएंगे ना, ये वाला ए कट जाएगा और वो वाला ए भी कट जाएगा। आई डोंट नो, मैंने कलर चेंज किया, नेसेसरी था नहीं यहाँ पे। ए इंटू 10 भाई, क्यों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि अच्छा मैं कर चुका हूँ एक बार तो, सेंटीमीटर में, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में ही है तो फिर मीटर में करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आंसर अपना सेंटीमीटर में ही आएगा, इंटू जी। ठीक है, अब काटा पेटी करो, क्या चीज़ कॉमन है? जी कॉमन है। सबसे पहले तो जी दिख रहा है मेरे को अक्रॉस द बॉर्डर, ए भी दिख रहा है, ठीक है, ए को भी काट दिया। ठीक है, वाटर, वाटर कितना, वाटर की डेंसिटी होती है आर डी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स में वाटर सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है, तो एक्स प्लस, यहाँ पे मरकरी की डेंसिटी क्या थी, 8.5x, 8.56, 8.56, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस इज इक्वल टू, मटेरियल की क्या है भाई, 13.6 है शायद, नहीं यार, 8.56 मटेरियल की है, 13.6 है ना, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू इक्वल्स टू क्या है भाई, रो सी 8.56 इंटू 10, एक्स प्लस 136 माइनस 13.6x, 13.6x इज इक्वल टू 8.56 इंटू 10 है ना, 8.56 या 85.6 हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को इधर ले जाओ, 8.56 को, 85.6 को इधर ले जाओ, और ये दोनों एक्स के टर्म्स उधर ले जाओ। क्यों भाई, नेगेटिव आएगा यहाँ पे, 12.6 आ जाएगा और नेगेटिव में आएगा, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था। 136 माइनस 8.56 इज इक्वल टू 12.66, एक्स हो गया, अरे यार 85.6 है ना, तो 136 माइनस ये हो जाएगा 86, 50, 49.5 है ना, 49.5 अपॉन 12.6, 49.5 अपॉन 12.6, आर यू श्योर? कुछ गलत सा लग रहा है, हाँ गलत है, रुक जाओ, रुको ज़रा मेरे से, भाई 8 5 है, अगर मैं इसको 86 मान लेता हूँ तो 136 माइनस 86 कितना हो जाएगा, 0, और 8 के लिए 5 चाहिए होता है ना, हाँ क्योंकि मैंने इसे आधा बढ़ाया, मेरा आंसर भी ओके, 50, 49.5 ही तो है। आओ भाई देखते हैं क्या गड़बड़ी है। 6 क्योंकि देखो आंसर 6 है, लेकिन 12.6 को 6 से तो मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं। आओ देखते हैं भाई, अच्छा हाँ, ओह सॉरी, ये तो 126 होगा ना, क्या मतलब, एक सेकंड, हुआ क्या यहाँ पे, ये 126 हो गया भाई, अच्छा हाँ 126 अगर हुआ तब आएगा आंसर, कितना आएगा, 75.6 आ रहा है, हाँ तो जो भी है 75.6 ही आएगा फिर आंसर, 75.6 आएगा आंसर। अरे ठीक है, यू गाइज नो, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, आगे बढ़ो। ठीक है, यूज़ सॉरी हाँ, मैक्सिमम रेंज मैंने बता दिया था, एक्चुअली वो टोरिसोली थ्योरम पे होता है, टोरिसोलम थ्योरम किस लिए होता है, टॉर टॉर, अरे क्या, टॉर्पीडो शूट होता है ना, तो पानी कितना दूर शूट कर सकते हो उसके लिए टोरिसोली थ्योरम यूज़ होता है, वो हो गया आर
आर इंटू, नहीं आर बराबर होता है, यानी कि रेंज आपकी कितनी है वो होती है आपकी जो हाइट है, नहीं नहीं आपकी हाइट नहीं सॉरी, जितनी दूरी पे आपने छेद किया था वो, जैसे ये है, जितनी भी दूरी पे छेद किया था वो वाला एच, ब्रैकेट में कैपिटल एच यानी कि टोटल हाइट माइनस फिर से वही वाला एच का इसका पूरा का पूरा रूट कर दो और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दो। ये टॉरिसोल थ्योरम है। टाइम कितना लगता है भाई टैंक खाली करने में? टाइम लगता है आपका, टाइम जहाँ तक मुझे याद है 2h/g, बड़े वाले छेद का एरिया, क्या मतलब है इसका, मान लो कि ये कंटेनर है और इतना सा छेद है यहाँ पे और इसका एरिया कैपिटल है और उस वाले नीचे वाले छेद का एरिया स्मॉल है। मेरे हिसाब से तो यही है। मैं इन दोनों ए का श्योर नहीं हूँ, लेकिन बाकी के वेरिएबल्स या बाकी के कॉन्स्टेंट्स मुझे पता है कि हाँ एच ये होता है पूरे कंटेनर की हाइट, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल है स्मॉल है बताई दिया मैंने। मैनोमीटर, प्रेशर ऑफ वही लिक्विड, पास्कल्स लॉ वैलिड फॉर इनक्लोज्ड लिक्विड ट्रांसमिटेड इन इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है आगे देखो, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग और सिंकिंग। सिंक करना है अगर आपको, जैसे मैंने सोचा था वैसे एग्जैक्ट वैसा ही है। अगर आपको सिंक करना है तो आपकी जो, मान लो ये कंटेनर है ठीक है, इसमें पानी भर रखा है और इसमें आपका कुछ भी मटेरियल है ठीक है, अगर आपको सिंक करना हो, अगर ये मटेरियल सिंक कर रहा होगा तो उसके लिए बस लेजिटिमेटली एक ही रिक्वायरमेंट होगी कि वो मटेरियल तभी सिंक करेगा जब डेंसिटी बढ़ जाएगी इस मटेरियल की पानी से ज़्यादा, या कोई भी लिक्विड हो, इस केस में मैं पानी लेके चल रहा हूँ। डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो फ्लोट करेगा और डेंसिटी बराबर होगी तो वो जस्ट सरफेस के नीचे फ्लोट करेगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, सही बात है हाँ। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि जितना, ये मेरे हिसाब से आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही निकला है कि क्या कहता है कि जो आपको अपथ्रस्ट है, जो आपकी अपथ्रस्ट होगी, जितनी भी आपकी अपथ्रस्ट होगी वो बराबर होगी m/g, मास ऑफ इसका ये मटेरियल का मास, और फिर जितना भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, और ये डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी इंटू जी, और ये जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका, उसकी बात कर रहे हैं ये। 3 vessels A, B, C of different shape contain water up to same height as shown in the figure। प्रेशर बताओ। प्रेशर सबको पता है, प्रेशर का सिंपल फार्मूला होता है। आई वुड सजेस्ट कि ट्राई करो, वॉल्यूम देख के ट्राई करो अगर वॉल्यूम देख के ट्राई करना है तो, वरना प्रेशर का सबको पता है h/ρg, जिसमें रो सबके सामने सेम है क्योंकि शायद सेम वाटर है, हाँ सॉरी सेम लिक्विड है वाटर, जी सेम होता ही है, एच सबका सेम है, देखने से ही पता चल रहा है ठीक है। अब ओवर लिखा भी है सेम हाइट, तो बात खत्म। The force acting on a window of area itta of a submarine at depth itni, the interior which is maintained at the interior of which is maintained। अच्छा फोर्स बताओ, ठीक है फोर्स बताओ भाई। अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर का प्रेशर फोर्स बता दो बस मेरे को, बाहर पे प्रेशर कितनी होगी। देखो मतलब ऐसा है कि सी, तब वो लिटरल वाला सी ठीक है, दिस इज अ लिटरल सी और इसमें वी विल फ्लोट अ सबमरीन। ओके ठीक है, मूविंग ऑन। इसमें अगर अपनी सबमरीन होगी और मान लो, रुक जाओ वेट, कोई कंट्रास्टिंग सा कलर लगाने दो मेरे को, यार रुक जाओ, ये भी नहीं है वाइट, अबाउट वाइट, हाँ ठीक है, ये आपकी सबमरीन पेरिस्कोप और ये रही विंडो ठीक है। अब इसके ऊपर मान लो ये सी का सरफेस है, जस्ट ऊपर सी का सरफेस है अपना ठीक है, रुको हल्का सा और ऊपर आने दो, ये सी का सरफेस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो होगी ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉलम पानी का कॉलम, ये पूरा का पूरा पानी का कॉलम लगा रहा होगा कुछ ना कुछ फोर्सेस पे। तो वही पूछ रहा है वो कितना फोर्स है,
तो कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है इस पर, क्यों भाई? और हमें कैसे पता है इस पर फोर्स लग रहा है? कोई अंदर से नहीं लग रहा क्या फोर्स? अंदर से बाहर की ओर नहीं लग रहा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है, क्वेश्चन में गिवन था। तो ठीक है, तो प्रेशर हमें पता है, प्रेशर का फॉर्मूला होगा एच रो जी, एच रो जी, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकाल रहा है तो एच रो जी इंटू ए कर दो, समझ गए? कर दो एच रो जी इंटू ए, एच रो जी इंटू ए। एच क्या है भाई? हाइट है 2000, रो क्या है? रो है 10⁻3, जी क्या है भाई? 10, एरिया कितना है? चलो यार थोड़ा इधर हो ही जाता है 50/50, 50/50 कर दो, 50 इंटू 50 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 10⁻², फिर उसका स्क्वायर कर दो 10⁻⁴, ठीक है? 2 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 50, 5 के मल्टीपल में आएगा आंसर, कुछ भी आएगा। तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, आओ देखते हैं। 2 × 5 × 5 हो गया आपका 50, 50 लिखो, अभी के लिए बस 50 लिखो, ठीक है? अब जीरोज़ के साथ खेलो, ये हट गए, ठीक है? कितने ज़ीरो बचे? 1 2 3 4 5, 50 इंटू 10⁵, सी आंसर, क्योंकि हमारा आंसर 50 था, यहाँ 5 दे रखा है। सिंपल। आगे बढ़ने, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। यहाँ तो खिड़की इस साइड है आई डोंट नो, आई डोंट केयर, प्रेशर पड़ेगा उतना, मुझे इतना पता है। 2 थाई बोन्स ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन एरिया इतना सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ मास 70 किलो। अच्छा, द प्रेशर सस्टेन्ड बाय दीज थाई बोन्स, सिंपल है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दे रखा है 700 न्यूटन, क्यों भाई? 70 किलो फोर्स है, तो 70 किलो वेट है, तो इनसे 10 से मल्टीप्लाई तो करोगे, 700/15, 700/15 कितना होता है भाई? आओ देखते हैं, 700/15 ये हो जाएगा, ओके, 3 4 5 4 पॉइंट समथिंग, इसी हो जाएगा आंसर। ऐसा कैसे हो सकता है? mg/2, अच्छा हाँ सही बात है, 2 थाई बोन है ना, हाँ लेजिट, अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग वाटर की एक होती है, मरकरी की शायद 13 पॉइंट समथिंग, अल्कोहल की पता नहीं, एयर की पता नहीं। एयर की डेंसिटी होती है, अच्छा होती है 1.29 एयर की, मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻3, अल्कोहल की 800.8, सॉरी। अच्छा, वाटर की 1000 होती है, मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में सोच रहा था, ग्राम पर सीसी में सोच रहा था, कोई नहीं। Fluid dynamics only possible at low velocities. Velocity from a particular point is dash blah 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 blah. The particle low velocity, I don't know why, मुझे नहीं पता. The path followed by a particle is called dash. नहीं, constant velocity मेरे हिसाब से, रुक जाओ देखने दो। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब किसी गिवन पॉइंट पे, यहाँ पे अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो उसे 2 मीटर पर सेकंड ही रहना है, चेंज नहीं करना चाहिए उसे। यहाँ पे भले ही थोड़ी ज़्यादा हो जाए, बट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर आप एरिया कम कर दोगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, जैसे पौधों में पानी डालते हैं तो बंद कर देते हैं। तो द पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल इन स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। अच्छा जी, ओके। कैन द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल चेंज? कैन द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल कैन चेंज? The liquid inside the container density rho, choose the correct option. How is we playing at particular density rho? क्या कहना चाह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया क्या मतलब है इसका। ये कंटेनर है, ठीक है, उसको मैं इस साइड धक्का दे रहा हूँ जी की
एक्सेलरेशन से, मतलब उस पर फोर्स लग रही है, ठीक है। तो बताओ मेरे को कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब इस पे अगर मैं एफ बी डी बनाऊँगा, इस डायग्राम का एफ बी डी बनाऊँगा मैं इस, तो इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। इस साइड फोर्स लगा रहा हूँ पहली बात तो, नहीं इस साइड फोर्स लगा रहा हूँ, और इस साइड वो क्या कहता है, फ्लूइड मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है भाई। क्यों? इनर्शिया, फ्लूइड का इनर्शिया। बात तो सही है, और ये उसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मास, रुक जाओ एक सेकेंड, प्रेशर एट पी डी, सोचने दो मेरे को, वेट होल्ड अप। गुड क्वेश्चन। प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट सी इज इक्वल टू 2 ρ GL, ऐसा है क्या? क्या अच्छा पॉइंट की बात कर रहा है किसी, अच्छा पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। नहीं 2 ρ GL नहीं होगा, क्यों क्यों भाई? क्योंकि एक्चुअली अच्छा देखो मैं बताता हूँ, लिक्विड जो है क्या क्या कर रहा है, दो चीज़ें कर रहा है। लिक्विड एक फोर्स नीचे डाल रहा है ना, और एक फोर्स पीछे की ओर डाल रहा है, इनर्शियल फोर्स है, ठीक है। दो दो चीज़ याद रखना भाई। क्यों भाई, क्यों नहीं डालेगा? जब इतना बड़ा कंटेनर है जिसमें इतना सारा लिक्विड है, तो इस पॉइंट पे कोई ना कोई फोर्स तो पड़ी रही होगी। वेट, मच बेटर। देखो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ, इस पॉइंट पे इस पूरे का पूरे लिक्विड, पूरा का पूरा लिक्विड वो तो डाल रहा होगा, प्रेशर डाल रहा होगा या फोर्स डाल रहा होगा, जो भी है वो तो डाल ही रहा होगा। बात तो सही है। और फिर इधर भी डाल रहा होगा, इस पॉइंट पे भी डाल रहा होगा ऐसे, तो इस पॉइंट पे भी डल रहा है और इस पॉइंट पे भी डल रहा है, ठीक है। पी ए माइनस पी सी, पी ए, ये प्रेशर क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रेशर नहीं होना चाहिए ना, फोर्स जरूरी है। अच्छा नहीं प्रेशर यहाँ, ठीक है। देखो ए और सी में प्रेशर डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ ρ GL का। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वो लग रही है, प्रेशर लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम की वजह से लग रहा है। बात सही है कि नहीं? क्योंकि जब स्पीकिंग वर्टिकली है तो ये दोनों सेम पॉइंट पे, ए भी इधर ही है, ए भी वाई एक्सिस पे है, सी भी वाई एक्सिस पे है, वो बिल्कुल बिल्कुल एक ही एक्सिस पे है, पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं कहूँगा, एक ही एक्सिस पे है बेसिकली। तो उन पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वाले एरो का, है ना। ठीक है, तो ए तो नहीं होगा। बी की बात करो, पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी, सही बात है। इस पे एक फोर्स लग रही होगी इधर की, एक फोर्स लग रही होगी नीचे, सॉरी एक प्रेशर लग रहा है नीचे और एक प्रेशर लग रहा है इस साइड को, और दोनों की हाँ, और दोनों वेक्टर हैं, आपको पता है दोनों सेम वेक्टर होते हैं, तो रूट 2 F हो जाएगा, रूट 2 P हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि प्रेशर भी तो शायद वेक्टर ही होता है, नहीं भी होता तब भी फोर्स मान लो, रूट 2 हो जाएगा। आंसर बी है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके देता हूँ यहाँ पे। रूट 2 ये वेक्टर का है, आई गेस आपको काइनेमेटिक्स थोड़ी बहुत आ जानी चाहिए थी अभी तक, नहीं आए तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस आके, इंडिविजुअल वीडियो बना के इसके ऊपर, ठीक है। तो हाँ, और आपको पता है कि नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो हो जाता है वो ρ GH, तो ρ G लेंथ कितनी है भाई, L, और इधर वाला जो प्रेशर है वो होता है रो इंटू L, मास इंटू एक्सेलरेशन G, तो बीच में ऐसे रूट 2 आ जाएगा। आंसर बी है, मैं श्योर हूँ। ठीक है भाई, देखो सेम क्वेश्चन है, बस ये बता दो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ होता है प्रेशर और मिनिमम कहाँ है। दिस आई विल इनकरेज यू टू गिव इट अ शॉट। यही देख लो, सेम चीज़ है, ए बी सी डी किस में से। देखो प्रेशर किस चीज़ से है, प्रेशर है क्यों यहाँ पे, प्रेशर है आपके लिक्विड की वजह से, लिक्विड प्रेशर डाल रहा है, जो नीचे की साइड पार्टिकल होंगे उन पे प्रेशर पड़ रहा होगा ऊपर की साइड वाले पार्टिकल का, और जो इस साइड के पार्टिकल होंगे, AC साइड के पार्टिकल होंगे, उन पे प्रेशर पड़ रहा होगा, क्योंकि ये इस साइड को जा रहा है, एक्सेलरेट इस साइड को कर रहा है, तो इनर्शिया के चक्कर में AC वाले पार्टिकल को झेलना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा नीचे और लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल को दिक्कत होगी, यानी कि यहाँ पे
यहाँ पे बी है, तो बी मैक्सिमम है बी, ठीक है, 3 ऑप्शन बी है। मिनिमम उसका अपोजिट, क्योंकि देखो डी पे, यानी कि इस साइड डी मान के चलो इसे, डी पे देखो ना तो किसी के हाइट का फ़र्क पड़ रहा है, इसके ऊपर तो कोई है नहीं, वाटर कॉलम है नहीं, तो प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, तो और ऊपर से ना ही इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक्सेलरेशन जब इस साइड हो रही है, राइट साइड में ही है ना, हाँ, एक्सेलरेशन जब राइट हैंड साइड में हो रही है तो इनर्शिया इधर है, इनर्शिया की वजह से कुछ पार्टिकल्स रुक जा रहे हैं और वो इस दीवार पे, यानी कि ए बी वाले साइड पे वो लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो बी और डी आंसर है, ए आंसर। ये भी सही है। ओ वो दो एक सेकंड, ये सही नहीं है, पी सी माइनस पी डी, आई डोंट नो, 17 में डाउट मान लो, नीचे वाला 18वां सही है, चलो आगे बढ़ो। Properties of streamline flow: more crowding of streamline means faster, yeah, higher velocity at that place. Streamline velocity only occur till dash. After that we have, I don't know. What kind of flow in rivers and canals? I don't know. Rapid. What we have different velocity at the same point, we can call it, I don't know. स्ट्रीमलाइन फ्लो में ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में पहला पॉइंट तो सही है हम लोगों का, वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्रिटिकल वेलोसिटी, लो वेलोसिटी तक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, जब हल्का हल्का होता है स्ट्रीम्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो होता होगा, और स्ट्रीम तो पता ही छोटी छोटी सी होती है, और उसके बाद टर्बुलेंस आती है, होल लॉटा, अगर किसी ने वो वीडियो में देखी तो होल लॉट ऑफ टर्बुलेंस, गो चेक इट आउट, फनी वीडियो। व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इन रिवर्स एंड कनाल्स? रिवर्स एंड कनाल्स में टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं जब आपका वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स, हाँ मतलब मान लो ये एक स्ट्रीम है, ठीक है, नदी है ये, यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है, और ऐसा है कि आपने हल्का सा वो ले लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर सेम नहीं है, मान लो ये गया 5 मिनट बाद, एक और गया, ये गया 20 की स्पीड से, 5 मिनट बाद जो गया वो 15 की स्पीड से, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, ये टर्बुलेंस फ्लो कहते हैं सर, टर्बुलेंस। चलो आगे बढ़ो। चलो ये हो ही गया था, इसमें दिक्कत याद ही है, हमने अपॉन 2 करना था, वो करना भूल गए थे। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, सेट द डेंसिटी, बताओ भाई, वाटर की 1000 है kg पर मीटर क्यूब के सेंस में, नीचे वाले की 13.6 इंटू 1000 है, उसके नीचे वाले की 800 इंटू 1000 है, और नहीं बस 800 है, सॉरी बस 800 है, और 1000 ऊपर, सबसे ऊपर वाली की 1000 थी, अल्कोहल की 800 है, और एयर की होती है 1.23, बहुत कम, बहुत ज़्यादा, 1.29 सॉरी, 1.3 मान लो, kg पर मीटर क्यूब में, ये याद रखना। Fluid dynamics only possible at same velocities. Velocity from a particular point is constant. Path followed by particle is called streamline. Can the velocity of a particular particle can change? हाँ, एक पार्टिकल सिर्फ ये अकेले का पार्टिकल यहाँ पे अलग वेलोसिटी दिखा सकता है और इस पॉइंट पे अलग वेलोसिटी दिखा सकता है, लेकिन इसी सेम पॉइंट पे दो पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी नहीं दिखा सकते। जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट। ये डेक कंप्लीट हो गया, लेते हैं 5-10 मिनट का ब्रेक, फिर हम वापस से फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यू करेंगे। चलो आते हैं, ओके।